ओके, सो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू कवर ऑल दिस स्टेप, ठीक है, कि इफ फंक्शन क्या होता है, नेस्टेड इफ क्या होता है, एंड दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आप इसको अपने रियल सिनारियो में बहुत ज़्यादा यूज करोगे और इंटरव्यू में भी आपसे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे, ये याद रखना। तो अगर आप सिंपल सा इफ की बात करते हो तो इफ क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। तो जो इफ फंक्शन होता है ये बेसिकली आपका एक लॉजिकल फंक्शन होता है। लॉजिकल फंक्शन का मतलब ये होता है कि ये मेरी कंडीशन के बेस पर मुझे मेरा डिजायर्ड आउटपुट देगा। तो इफ का जो सिंटेक्स होता है वो होता है इफ लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। ये तो इसका सिंटेक्स है। अब इस सिंटेक्स में सारा का सारा खेल केवल इस लॉजिकल टेस्ट का है। ओके, लॉजिकल टेस्ट कुछ नहीं होता, जो आपकी कंडीशन होती है उसी को हम लॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। तो ये जो लॉजिकल टेस्ट होता है ये बेसिकली आपको जो रिटर्न करता है या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं देता। ये जो मेरी कंडीशन होगी अगर मैच हो रही है तो वो ट्रू देगा, मैच नहीं हो रही है तो वो फॉल्स बोल देगा। इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि जो लॉजिकल टेस्ट का रिजल्ट होता है दैट इज बुलियन। बुलियन का मतलब ही होता है ट्रू और फॉल्स। ओके, तो अगर मेरे लॉजिकल टेस्ट का रिजल्ट ट्रू आता है तो मुझे क्या चाहिए वो मैं वैल्यू इफ ट्रू की जगह लिखूंगा। और अगर मेरे लॉजिकल टेस्ट का रिजल्ट फॉल्स आता है यानी मेरी कंडीशन मैच नहीं होती है तो मुझे क्या चाहिए, तो मैं वो चीज वैल्यू इफ फॉल्स की जगह लिखूंगा। सो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको ये डेटा सेट दिया और मैंने आपको ये बोला कि आपको यहाँ पे फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करना है, लेकिन आपको मैंने ये कंडीशन दी है कि अगर कोई भी अमाउंट 25,000 से ग्रेटर और इक्वल्स टू होगा तो जो आपका फाइनल अमाउंट बनेगा वो आफ्टर 10% डिस्काउंट बनेगा। मतलब अगर किसी ने 25,000 से ग्रेटर और इक्वल्स टू की शॉपिंग की है तो आपको उसको 10% डिस्काउंट देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इफ बोल रहे लॉजिकल टेस्ट क्या कंडीशन है, तो मैं मेरी कंडीशन क्या है कि क्या ये अमाउंट 25,000 से ग्रेटर और इक्वल्स टू है। इट्स इज वैल्यू इफ ट्रू कि हाँ अगर ये अमाउंट 25,000 से ग्रेटर और इक्वल्स टू है तो आपको क्या करना है, तो मुझे 10% डिस्काउंट देना है। तो हम लोग डिस्काउंट कैसे देते हैं, अमाउंट माइनस अमाउंट का 10% दे दिया, करेक्ट। या फिर अमाउंट इंटू 90% कर लो सीधा, कॉमा इट सेज वैल्यू इफ फॉल्स। वैल्यू इफ फॉल्स का मतलब है अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, मतलब अगर आपका ये अमाउंट शॉपिंग अमाउंट 25,000 से कम है तो उनके लिए क्या करना है, तो उनको तो कोई डिस्काउंट नहीं देना, जो अमाउंट है वही आपको कैप्चर करना है। अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहां पर देखो इसने सेम अमाउंट कैप्चर किया, क्योंकि ये जो बेस अमाउंट था शॉपिंग अमाउंट था ये 25,000 से कम था। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को डाउन फिल करता हूं कंट्रोल डी, तो यहां पर आप ऑब्जर्व करो जो अमाउंट आपका 25,000 से ग्रेटर और इक्वल्स टू है वहां पे देखो 10% डिस्काउंट मिल रहा है, और जो अमाउंट आपका 25,000 से लेस है वो सेम अमाउंट आपका फाइनल अमाउंट वाले कॉलम में कैप्चर हो रहा है। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? नो सर, क्लियर। ओके, अब सपोज आपके मैनेजर ने बोला कि ये मैं फाइनल अमाउंट का कॉलम देखकर कैसे पता करूं कि कहां पे डिस्काउंट है कहां पे डिस्काउंट नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि रिमार्क्स वाले कॉलम में मैं आपको डिस्काउंट और नो डिस्काउंट लिख के दे देता हूं। ठीक है, जहां पे मैंने डिस्काउंट दिया है उसके सामने डिस्काउंट लिखा आ जाए और जहां पे मैंने डिस्काउंट नहीं दिया उसके सामने नो डिस्काउंट आ जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ कि अगर मेरा ये शॉपिंग अमाउंट 25,000 से ग्रेटर और इक्वल्स टू है तो मुझे डिस्काउंट लिखना है, कॉमा अगर वो 25,000 से लेस होगा तो मुझे नो डिस्काउंट लिखना है, कोई डिस्काउंट नहीं देना है 25,000 से कम वालों को। मैंने जैसे ही एंटर किया और मैंने इसको कंट्रोल डी किया डाउन फिल, सो नाउ यू कैन सी कि जहां पे आपने डिस्काउंट दिया था वहां पे देखो आपके पास डिस्काउंट लिखा हुआ आ रहा है, और जहां पे मैंने नहीं दिया था वहां पे नो डिस्काउंट आ रहा है। अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करते हो, जैसे ये 4,000 था तो नो डिस्काउंट है, अगर मैं इसी को 40,000 कर देता हूं तो ये देखो डिस्काउंट में चला गया। ठीक है, तो ओके सर। तो यहां पर आपका कोई भी अमाउंट अगर 25,000 से ग्रेटर और इक्वल्स टू होगा तो फाइनल अमाउंट आपका आफ्टर 10% डिस्काउंट कैलकुलेट होगा और रिमार्क्स वाले कॉलम में उस जगह पे डिस्काउंट आ जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर, नो सर। ओके,
अब यहां पर अभी तो मैंने आपको केवल एक ही कंडीशन दी और मैंने एक ही कंडीशन पे बोला कि अगर मेरी कंडीशन मैच होती है तो 10% डिस्काउंट दे दो, मैच नहीं होती है तो कोई डिस्काउंट मत देना, सेम अमाउंट ले लेना। लेकिन अगर सपोज मैं आपको अब दो या दो से ज्यादा कंडीशन अगर देता हूं तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये सेम डेटा सेट दिया, लेकिन अब मैंने कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दी। अब मैंने कंडीशन में क्या बोला, मैंने बोला कि आप एक काम करना, अगर कोई भी कस्टमर है उसको अगर 10% डिस्काउंट अवेल करना है, ओके, 10% का डिस्काउंट का अगर लाभ उठाना है उसको, तो उसके पास दो चॉइस हैं। पहली चॉइस, या तो वो कोई भी प्रोडक्ट खरीद ले, उसकी कॉस्ट 25,000 से ग्रेटर और इक्वल्स टू हो तो उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। या फिर अगर वो 25,000 से ज्यादा नहीं खरीद पाता है, 25,000 से कम अमाउंट की शॉपिंग करना चाहता है और 10% डिस्काउंट भी चाहता है, तो वो गोल्ड खरीदे। इसका मतलब अगर किसी कस्टमर को 10% का डिस्काउंट चाहिए, तो या तो वो 25,000 से ज्यादा की शॉपिंग कर ले किसी भी अमाउंट की, सॉरी किसी भी प्रोडक्ट की, या फिर वो गोल्ड की शॉपिंग कर ले। तो गोल्ड के लिए आपका अमाउंट कोई वैरी नहीं कर रहा, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर मैच हो जाती है तो मुझे 10% का डिस्काउंट देना है। कंडीशन क्लियर है? ठीक है सर। ओके। अब यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं आपसे नेस्टेड इफ की। तो नेस्टेड इफ कोई फंक्शन नहीं होता कि आपने ऐसे नेस्टेड लिखा, नहीं। नेस्टेड का मतलब होता है टू और मोर देन टू, और उसके साथ अगर मैंने इफ लगा दिया, इसका मतलब टू और मोर देन टू इफ, मतलब मल्टीपल इफ के कॉम्बिनेशन को हम लोग नेस्टेड इफ बोलते हैं। तो यहां पर आप कैसे लिखोगे, आई सेड इफ, आई सेड ये मेरी पहली कंडीशन है कि अगर ये 25,000 से ग्रेटर और इक्वल्स टू है तो आप 10% का डिस्काउंट दे दो, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर मेरी पहली कंडीशन फेल हो जाती है, यानी उसने 25,000 से ज्यादा की शॉपिंग नहीं की है, तो हो सकता है उसने गोल्ड खरीदा हो, तो ये भी तो चेक करना है। तो जहां से वैल्यू इफ फॉल्स आता है, यहां से अगला इफ आ गया कि अगर मेरी पहली कंडीशन फेल होती है तो मेरी दूसरी कंडीशन चेक करो कि कहीं उसने गोल्ड तो नहीं खरीदा है। करेक्ट। अगर उसने गोल्ड खरीदा है तो क्या करना है, तो भी तो मुझे 10% का डिस्काउंट देना है। करेक्ट। नाउ इट सेज हाँ सर। कि अब उसने अगर गोल्ड भी नहीं खरीदा हो तो, यानी आपकी दोनों कंडीशन में से कोई भी मैच नहीं कर रही है, तो फिर आपको कोई डिस्काउंट नहीं देना है, फिर तो उसका जितना शॉपिंग अमाउंट है वही उसको पे करना है, दैट्स इट। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो देखो इसने 900 दिया, क्यों? मेरा अमाउंट तो मैच नहीं हुआ था, लेकिन मैं शॉपिंग किसकी की थी, गोल्ड की। तो इसलिए मेरी एक कंडीशन तो मैच नहीं हुई, तो उसने मेरी दूसरी कंडीशन देखी, तो मेरी दूसरी तो मैच हो गई, यानी गोल्ड तो मैच हो गया, तो इसलिए उसने मुझे 1000 पे 10% डिस्काउंट दे दिया। अब अगर मैं इसको यहां से डाउन फिल करता हूं, कंट्रोल डी, सो नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। देखो, अब जैसे ये दो लाइन देखो, इसमें ना तो आपका अमाउंट मैच हुआ और ना ही आपने गोल्ड खरीदा था, तो देखो जो आपका अमाउंट था वही आपका फाइनल अमाउंट बन रहा है। करेक्ट। तो नेस्टेड इफ में क्या है कि अगर आप ये चाहते हो कि आपके पास मल्टीपल कंडीशन है और मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे डिजायर्ड आउटपुट सेम है, तो मैं यहाँ पे नेस्टेड इफ यूज कर सकता हूँ। ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये चीज बोली, तो और ऑपरेटर तुरंत उठकर आ गया, और ऑपरेटर ने ये बोला कि भाई जब आपको ये दो कंडीशन दी गई और आपने बोला कि दोनों में से कोई भी एक मैच हो जाए, आपको तो 10% डिस्काउंट ही देना है। करेक्ट। तो हाँ सर। अगर आपको मैंने दो कंडीशन दी तो आपने कितने इफ यूज किए, दो इफ यूज किए। अगर हम्म। ऐसे मैं आपको 10 कंडीशन दे देता तो आप 10 इफ यूज करते। कि मैं बोलता अगर मेरे हाँ। पास 10 कंडीशन है और 10 में से कोई भी एक मैच हो जाए, मुझे 10% डिस्काउंट देना, तो मुझे तो 10 बार इफ को यूज करना पड़ता। करेक्ट। हम्म। तो इफ इस हम्म। केस में बोलता है कि भाई जब आपका मल्टीपल कंडीशन पे अगर डिजायर्ड आउटपुट आपके पास सेम है, तो आप नेस्टेड इफ से अच्छा और को यूज कर लो, मैं भी आपको सेम ही रिजल्ट दूंगा। और क्या करेगा, नेस्टेड इफ की कंडीशन को रिड्यूस कर देता है, मतलब एक ही इफ में काम हो जाएगा। कैसे, आई सेड इफ और यहां पे और। अब और के अंदर आप अपने सारे लॉजिकल टेस्ट यानी अपनी सारी कंडीशन डाल दो। तो पहली कंडीशन जैसे क्या चेक कर रहे थे कि क्या ये 25,000 से ग्रेटर और इक्वल्स टू है, कॉमा। दूसरी क्या चेक कर रहे थे कि ये गोल्ड है कि नहीं। करेक्ट। मैंने और को हाँ। बंद कर दिया। तो अब जो मैंने और के अंदर दो कंडीशन दी हैं,
दोनों में से एटलीस्ट अगर कोई भी एक मैच हो गई तो मुझे क्या करना है, मुझे तो 10% डिस्काउंट देना है, करेक्ट हाँ दिस वन। और दोनों में से अगर कोई भी मैच नहीं होती तो सेम अमाउंट। तो अब अगर एंटर करता हूं तो देखो वही रिजल्ट आ रहा है जो आपका नेस्टेड इफ से आ रहा था, इफ यू सी, यस सर। करेक्ट। तो जब आपका अलग अलग कंडीशन पे डिजायर्ड आउटपुट सेम हो तो ऐसे केस में हम लोग नेस्टेड इफ या और को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन मैं कंडीशन को यह बोलता कि भाई अब अगर किसी को 10% डिस्काउंट अवेल करना है तो ये दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। मतलब अब मैं 10% डिस्काउंट उन्हीं को ही दूंगा जिन्होंने 25,000 से ग्रेटर और इक्वल्स टू की शॉपिंग भी की हो और जिन्होंने गोल्ड खरीदा हो। अगर सपोज आपने 50 लाख की शॉपिंग कर ली, मैं बोलता हूं आपका अमाउंट तो 25,000 से ज्यादा है, लेकिन मैंने बोला आपने गोल्ड नहीं खरीदा, आपने सिल्वर खरीदा है, तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको पूरे 50 लाख पे करने पड़ेंगे। तो 10% डिस्काउंट के लिए अब ये दोनों चीजें मैच होनी चाहिए कि आप गोल्ड भी खरीदो और उसका अमाउंट 25,000 से ग्रेटर और इक्वल्स टू हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर मैं बात कर रहा हूं एंड डॉट ऑपरेटर की। तो एंड होता है मैंडेटरी, मतलब अगर मैं ये चाहता हूं कि जब मेरी सारी कंडीशंस मैच हो जाएं तभी मुझे मेरा डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, तो इस केस में हम लोग एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। और होता है ऑप्शनल कि मेरे और के अंदर जितनी कंडीशन दी है एटलीस्ट कोई भी एक मैच हो जाए, ठीक है। और एंड होता है मैंडेटरी, क्लियर है, क्लियर है सर। ठीक है। अब यहां पर मैंने एंड के अंदर जैसे कंडीशन दे दी कि अगर ये 25,000 से ग्रेटर और इक्वल्स टू है और ये प्रोडक्ट अगर गोल्ड है, अगर ये दोनों चीजें मेरी मैच होती हैं, ओके, तो मुझे यहां से तुम 10% का डिस्काउंट दे देना। और दोनों चीजें अगर मैच नहीं होती हैं तो सेम अमाउंट, कोई डिस्काउंट नहीं। तो देखो इसने मुझे 1000 का 1000 दिया, गोल्ड तो मैच हो गया था लेकिन अमाउंट मैच नहीं हुआ था, ओके। ओके। इसको मैं यहाँ पे डाउन फिल अगर करता हूं तो देखो जहां पर जैसे ये आप लाइन देखोगे तो इसमें आपने गोल्ड भी खरीदा है, आपके पास कॉस्ट भी 25,000 से ग्रेटर और इक्वल्स टू है, तो देखो डिस्काउंट मिल रहा है, ओके। अब बिलो देखो अमाउंट कितने ज्यादा है, 64,000, 81,000, 1 लाख, लेकिन देखो कोई डिस्काउंट नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने गोल्ड नहीं खरीदा। गॉट द पॉइंट। सो एंड ऑपरेटर इज बेसिकली द मैंडेटरी। तो एंड क्या करता है, एंड आपको ये बोलता है कि जब आप ये चाहते हो कि आपके पास जितनी भी कंडीशन है आपकी सारी कंडीशंस जब मैच हो जाएं तभी आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, तो आप एंड ऑपरेटर यूज करना। और अगर आप ये चाहते हो कि आपके पास जितनी कंडीशन है उसमें से एटलीस्ट कोई भी एक मैच हो जाए तो मुझे मेरा डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, तो और यूज करना। सो और इज द ऑप्शनल एंड इज द मैंडेटरी। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। अब ये असाइनमेंट आप लोग ट्राई करोगे, ये आपके पास डेटा है, आपको इस ग्रेड वाले कॉलम में ग्रेड कैलकुलेट करना है इस कंडीशन पे कि अगर किसी के मार्क्स 50% से ग्रेटर और इक्वल्स टू हैं तो ए ग्रेड देना, नहीं तो बी ग्रेड देना, ठीक है। अब यहां पर ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बहुत लोगों से सेम क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है, ओके, और रियल सिनारियो में भी लोगों ने बहुत यूज किया है। अब जैसे सपोज अभी मैंने आपको बोला था कि अगर आपका मल्टीपल कंडीशन पे सेम डिजायर्ड आउटपुट है तो आप चाहे नेस्टेड इफ यूज कर लो चाहे तो और ऑपरेटर यूज कर लो, राइट। लेकिन हाँ सर। अगर सपोज मेरा अलग अलग कंडीशन पे मेरा डिजायर्ड आउटपुट ही अलग अलग हो, फॉर एन एग्जाम्पल ये सपोज किसी एक्स वाई जी कंपनी का डेटा है और ये सेल्स पर्सन है, उनकी पर मंथ की सैलरी लिखी हुई है और उन्होंने एक पर्टिकुलर मंथ में कितनी सेल्स की थी वो सेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। अब कंपनी में इनको क्या होता है, इनको इंसेंटिव मिलता है, ओके। और ये रहा कंपनी का इंसेंटिव का स्लैब। कंपनी बोलती है कि अगर कोई भी सेल्स पर्सन ग्रेटर और इक्वल्स टू 1,000 एंड लेस और इक्वल्स टू 25,000 की सेल्स करता है, मतलब उसकी सेल्स का अमाउंट 1,000 से ग्रेटर और इक्वल्स टू और 25,000 से लेस और इक्वल्स टू अगर है तो उसको 10% का इंसेंटिव मिलेगा। अगर उसकी सेल्स ये सेकंड वाले स्लैब में फॉल करती है तो उसको 20% इंसेंटिव मिलेगा। और उसकी सेल्स अगर 39,500 से ऊपर चाहे जितना भी हो,
उसको सभी को 30% मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग कंडीशन पे आपके पास अलग अलग डिजायर्ड आउटपुट है। तो इस केस में केवल नेस्टेड इफ है जो आपकी हेल्प करेगा। तो जब कभी भी आपके पास अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग डिजायर्ड आउटपुट हो तो केवल नेस्टेड इफ है जो आपकी हेल्प करेगा। तो अभी जैसे अगर मैं एग्जांपल लेके बात करूं कि बॉनी पॉटर ने सेल्स किया था 18,423 का, तो इसकी सेल्स के हिसाब से ये कितने परसेंट का इंटाइटल है इंसेंटिव के लिए? सर 10% का। 10% का। तो इसकी हाँ सेल्स का सर। जरा 10% निकालो, ये अमाउंट आ रहा है, करेक्ट। हाँ सर। अब इसको कितनी सैलरी मिलेगी? इसकी जो पर मंथ की सैलरी जो फिक्स है वो तो मिलना है, प्लस ये हम्म, सेल्स का अमाउंट, ये इंसेंटिव का अमाउंट और मिलेगा, यानी इतना उसको मिलना चाहिए, करेक्ट। हाँ सर। अब हाँ। यही चीज हमें फॉर्मूले से निकालनी है। कैसे? आई सेड इफ देन एंड, कि अगर ये सेल्स 1000 से ग्रेटर और इक्वल्स टू है बट यही सेल्स लेस और इक्वल्स टू 25,000 है। ये दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी ना आपको, कि दोनों चीजें होनी हम्म, चाहिए। तो इसलिए एंड यूज हम्म, किया मैंने, कि अगर सेल्स इस रेंज में फॉल करती है तो क्या करना है, तो सैलरी मिलेगी प्लस मुझे सेल्स का 10% मिलेगा, ठीक है, कॉमा। अगर इसमें फॉल नहीं करता तो अगला इफ यूज करो, इफ एंड, कि अगर ये सेल्स 25,000 से ग्रेटर और इक्वल्स टू है बट यही सेल्स लेस और इक्वल्स टू 39,500 है, अगर इसमें फॉल करती है तो सैलरी मिलेगी प्लस सेल्स का 20% मिलेगा, करेक्ट। अगर हाँ। इसमें भी फॉल नहीं करता तो अगला इफ लगा दो कि इफ अगर ये सेल्स ग्रेटर देन 39,500 है, इससे अगर ज्यादा है तो सैलरी मिलेगी प्लस सेल्स का 30% मिलेगा। क्लियर है? ये है सर। अब ये बोल रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। तो अब ये वैल्यू इफ फॉल्स में क्या है, ध्यान से समझना, कि 1000 से 25,000 के लिए क्या करना है वो मैंने बता दिया है, हम्म, 25,000 से 39,500 में क्या करना है वो मैंने बता दिया है, और हम्म, 39,500 से ऊपर चाहे जितना अमाउंट हो उसमें क्या करना है वो भी मैंने बता दिया है। तो अब बचा क्या? बचा ये सैलरी 1000 से कम वालों के लिए क्या करना है, करेक्ट। B2। हाँ वेरी गुड, B2, यानी उनको केवल सैलरी मिलेगी, इंसेंटिव नहीं मिलेगा, करेक्ट। एंटर करो, नाउ यू कैन सी द सेम रिजल्ट, करेक्ट। इसको आप डाउन फिल कर लो, कंट्रोल डी, सो नाउ यू कैन सी। तो इस केस में जैसे देखो, रॉनी प्रॉक्टर ने 500 का सेल्स किया, तो जो उसकी सैलरी है वही सैलरी आ रही है, उसको कोई इंसेंटिव नहीं है, ओके। तो ये सर बेसिक, हाँ एक था सर, जैसे कि सर मान लीजिए सर इधर दो कंडीशन है, 1000 और 25,000 का सर इन हाँ बिटवीन, हाँ। ना सर। हम्म, अगर सिर्फ 1000 था तो फिर सर इफ में ही काम चल जाता, एंड हाँ लगाने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, फिर तो उसमें चल जाता, करेक्ट। ओके सर, ओके गॉट इट सर। ओके, अब ये असाइनमेंट आप लोग ट्राई करोगे, ये आपके ये पास यहाँ पे मैंने डेटा दिया है, और ये मैंने 3 कंडीशन दी हैं, इन 3 कंडीशन के बेस पे आपको 10% का डिस्काउंट देना है। एक बार नेस्टेड इफ को यूज करना है, एक बार और ऑपरेटर के थ्रू, और एक बार एंड ऑपरेटर के थ्रू। क्लियर है असाइनमेंट? क्लियर है सर। ओके। सेकेंड असाइनमेंट यहां पर है कि आपको मैंने यहां पर ये कंडीशन दी है, दिस वन, कि आपको मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्कोर्स दिए हैं, दिस वन, और आपको यहां पे रिमार्क्स वाले कॉलम में एलिजिबल और नॉट एलिजिबल प्रिंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंडीशंस। मतलब अगर किसी कैंडिडेट का स्कोर ग्रेजुएशन का 50% से ग्रेटर और इक्वल्स टू और पीजी 55% से ग्रेटर और इक्वल्स टू है तो एलिजिबल लिखा है, नहीं तो नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो ये आपको करना है एंड ऑपरेटर यूज करके। अगला असाइनमेंट आपके पास यहां पर है, ये मैंने आपको सेम डेटा सेट दिया हुआ है यहां स्लैब के लिए, और आपको भी यहां पे इंसेंटिव कैलकुलेट करना है जैसे मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया है, ठीक है। सो दिस इज द असाइनमेंट विच यू हैव टू डू। क्लियर है? ओके सर, क्लियर है सर। ओके। अब हम बात करते हैं एरर हैंडलिंग की, ठीक है। अब एरर हैंडलिंग में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि एक्सेल में आप काम करते हो तो कई बार इस तरीके से कुछ एरर्स हाँ आती हैं, हाँ। है ना। यस। अब इनको हैंडल कैसे करते हैं वो तो हम देखेंगे, बट उनसे पहले ये तो आप देख लो कि ये जो एरर्स हैं इनका बेसिकली मतलब है क्या, ओके। तो ये जो एरर होती है, हैश यानी एरर होती है, इसका मतलब होता है डेटा नॉट फाउंड।
ओके, ये एरर आपको सबसे ज्यादा मिलेगी जब आप वी लुकअप पर काम करोगे। जब हम वी लुकअप देखेंगे वहां जनरेट होगी बहुत। ठीक, डिफ की एरर होती है डिवाइडेड बाय जीरो। ओके, कि जब आपका कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड होता है तो हमेशा आपकी डिफ की एरर जनरेट होगी। ठीक है, हैश नेम की एरर जनरेट होती है जब आपका सिंटेक्स रॉन्ग होगा या फिर इनकम्प्लीट होगा। जैसे कि सपोज मैंने यहां पर कोई फंक्शन लिखा, आई सेड इंडिया। अब इंडिया नाम का तो कोई फंक्शन होता नहीं है एक्सेल में, तो मैंने अगर एंटर किया तो ये देखो हैश नेम की एरर आ रही है। करेक्ट। अब यहां पर जैसे मैंने लिखा इफ, तो इफ तो फंक्शन होता है, राइट। लेकिन मुझसे गलती से एंटर हो गया और मेरा सिंटेक्स इनकम्प्लीट रह गया, तो भी देखो यहां पे हैश नेम की एरर जनरेट हो रही है। करेक्ट। रेफरेंस की एरर होती है जब आप कोई भी रेफरेंस डिलीट कर देते हो। फॉर एन एग्जांपल, कि जैसे सपोज आपके पास यहां पर ये दो सेल हैं। सेल का कलर मैंने आपको बस समझाने के लिए किया है। मैंने इस ऑरेंज सेल को इक्वल्स टू करके येलो वाली सेल से कनेक्ट कर दिया कि आप जो भी येलो पे लिखोगे वो यहाँ पे ऑरेंज पे लिखा हुआ आएगा। ठीक, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया, तो देखो यहाँ पे इंडिया लिखा आया। मैंने कुछ नंबर लिखा तो नंबर लिखा आ रहा है। अब येलो वाली सॉरी ये ऑरेंज वाली सेल किससे कनेक्टेड है, येलो वाले से। तो अगर मैंने येलो वाली सेल को डिलीट कर दिया तो यहां पे देखो क्या आ गया, रेफरेंस की एरर आ गई। तो रेफरेंस की एरर तब जनरेट होती है जब आप अपने किसी फॉर्मूले में किसी सेल को यूज करते हो और उसके सोर्स को आप डिलीट मार देते हो, तो उस केस में रेफरेंस की एरर जनरेट होती है। ओके, वैल्यू की एरर जनरेट होती है जब आपका डेटा टाइप मिसमैच होता है। जैसे कि आपने क्या किया, आपने दो फंक्शन लगाए और आप उन दो फंक्शन का सम कर रहे थे। ओके, सपोज आपने क्या किया, एक फंक्शन ने आउटपुट दिया दिल्ली और दूसरे ने आपको कुछ नंबर दिया, और आप क्या कर रहे थे, इन दोनों नंबर को सम कर रहे थे। सो नाउ यू कैन सी वैल्यू की एरर जनरेट हो रही है, या आप इन दोनों को माइनस कर रहे थे, वैल्यू की एरर जनरेट हो रही है। करेक्ट। तो अब यहां पर इन एरर्स को हैंडल कैसे करते हैं, यहां पर जब हम एरर्स को हैंडल करते हैं तो हमारे पास ये फंक्शंस होते हैं, इज एर, इजना, इज एरर। ओके, तो ये जो फंक्शन होते हैं ये अपना रिजल्ट केवल ट्रू या फॉल्स में देते हैं। याद रखना, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, ये अपना रिजल्ट बस ट्रू या फॉल्स देंगे। एरर है तो ट्रू, एरर नहीं है तो फॉल्स। अब यहां बात करते हैं कि अगर तीनों ही एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हैं तो तीनों में फिर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यहां देखते हैं। अगर आप इज एर यूज करोगे तो इज एर कभी भी हैश एन की एरर को रीड नहीं करता, बाकी एरर को रीड कर लेता है। देखो यहां पर देखो, इसने हैश एन के लिए केवल फॉल्स दिया है, मतलब इसकी नजर में हैश एन कोई एरर नहीं है, तो ये हैश एन की एरर को रीड नहीं कर पाता, बाकी सारी एरर को रीड कर लेता है। ठीक है, अगर आप इजना की बात करते हो तो इजना क्या करता है, ये केवल हैश एन की एरर रीड करेगा, बाकी कोई एरर रीड नहीं करता। लुक, और जो इज एरर होता है वो आपकी सारी एरर्स को रीड कर लेता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब ये अपना रिजल्ट किस में दे रहा है, ट्रू और फॉल्स में। करेक्ट। तो इफ ही तो एक ऐसा फंक्शन होता है जो ट्रू फॉल्स पर काम करता है, तो ये फंक्शन कभी अकेले यूज नहीं होते, ये हमेशा इफ के साथ यूज होते हैं। ओके, जैसे कि मैंने यहां पर आपको ये सेल्स के कुछ नंबर्स दिए और मैंने यहां पे आपको कुछ डिवाइड के नंबर्स दे दिए। ओके, अब कहीं पे नंबर है, कहीं पे नंबर मिसिंग है, तो मैंने बोला मुझे डिवाइड करके यहाँ पे रिजल्ट दिखा दो। तो आप क्या करोगे, सेल्स को उसके सामने लिखे नंबर से आप डिवाइड करोगे और आपने एंटर किया तो ये रिजल्ट आ गया। अब जब मैं इस फॉर्मूले को डाउन फिल करूंगा तो जहां पर मैंने आपको नंबर नहीं दिए, जहां नंबर मिसिंग है वहां पे डिफ की एरर आएगी। नाउ यू कैन सी। करेक्ट। अब मैंने बोला आप मुझे डिफ की एरर मत दिखाओ, इसकी जगह लिखा दिखाई दे दो जैसे डिवाइडेड नंबर मिसिंग, लाइक दिस वे। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला जी इफ, और यहां से इज एर या इज एरर आप कुछ भी यूज कर लेना, क्योंकि दोनों ही डिफ की एरर को रीड करते हैं। तो अगर मैं सेल्स को उसके सामने लिखे नंबर से डिवाइड करता हूं, ओके, तो इज एर क्या करेगा, चेक करेगा कि वो एरर है कि नहीं है। तो जैसे कि A2 डिवाइडेड बाई D2, B2 का रिजल्ट क्या आएगा, 500 आएगा। अब 500 तो कोई एरर नहीं है, तो इज एर क्या करेगा, ये अपना रिजल्ट ट्रू कब देगा, जब एरर होगी। करेक्ट। तो यहां पे ये बोल रहा है कि अगर एरर है, ओके, यानी इसका रिजल्ट अगर ट्रू है तो इसका रिजल्ट ट्रू कब होगा, जब एरर होगी। तो अगर एरर है तो क्या लिखना है, मुझे लिखना है डिवाइडेड नंबर मिसिंग।
तो वहीं पर जहां पर एरर होगी, एरर कहाँ होगी, जहां ब्लैंक होगा, राइट। और अगर यहाँ पे एरर नहीं है तो क्या करना है, मुझे सेल्स को उसके सामने लिखे नंबर से डिवाइड करके रिजल्ट लाना है। एंटर करो, डाउन फिल करो, सो नाउ यू कैन सी, लुक, जहां पे नंबर नहीं था वहां पे डिवाइडेड नंबर मिसिंग आ रहा है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? ओके। अब इसी चीज को हम लोग इफ एरर फंक्शन से भी कर सकते हैं। ये भी फंक्शन एक्सेप्शन हैंडलिंग में ही काउंट होता है, ठीक है। तो इफ एरर का जो सिंटेक्स है वो होता है वैल्यू कामा वैल्यू इफ एरर। इसमें दो ही पैरामीटर है। वैल्यू का मतलब होता है कि अगर एरर नहीं है तो आपको क्या परफॉर्म कराना है, और वैल्यू इफ एरर का मतलब होता है कि अगर एरर है तो आपको क्या परफॉर्म कराना है। तो जैसे अगर मैंने यहां पे लिखा इफ एरर, ये बोल रहा है वैल्यू, अगर एरर नहीं है तो आई सेड अगर एरर नहीं है तो सेल्स को उसके सामने लिखे नंबर से डिवाइड कर दो, ओके। और बोल रहा है अगर एरर आती है तो मैंने बोला आप लिख देना डिवाइडेड नंबर मिसिंग। ये उसका ऑपोजिट है सर। हाँ, अब इसको जैसे डाउन करेंगे फिर, सो नाउ यू कैन सी आपको सेम रिजल्ट देगा। गॉट इट, ओके। दिस वन। तो इफ एरर के थ्रू आप किसी भी एरर जनरेशन पे कुछ भी एक्टिविटीज आप परफॉर्म करा सकते हो। क्लियर है? ठीक है, okay. यहां तक किसी को डाउट, एनीवन? नो सर। ओके, अश्वनी, पंकज, एनीवन, एंड संजय, एनीवन हैज एनी डाउट किसी भी टॉपिक में? ओके। अब ये असाइनमेंट, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो आप लोग बेसिकली करोगे। इसमें क्या था कि यहाँ पर आपको इस तरीके से ये डेटा सेट दिया है और यहाँ पे आपको ये कंडीशन देती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे रिमार्क्स वाले कॉलम में आपको ये रिमार्क्स प्रिंट कराने हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज कंडीशन, कि अगर कोई भी सेल्स का फिगर 50 से कम है तो उसके सामने पुअर, 50 से 100 के बीच में तो ओके, 100 से 150 गुड, और 150 से अबव है तो एक्सीलेंट, राइट। तो ये आपको परफॉर्म करना है कि आप किस तरीके से करोगे। क्लियर है? असाइनमेंट ठीक है। क्लियर है? क्लियर है सर। ओके। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके सारे इफ के कॉन्सेप्ट थे। अब यहाँ पर जैसे कि आपने काउंट इफ फंक्शन पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इफ के साथ, इफ विद काउंट इफ, ठीक है। तो इफ को काउंट इफ के साथ हम कैसे यूज करते हैं, सो वी कैन ऑल्सो सी दैट। सो नाउ लेट्स क्रिएट अ केस इफ विद काउंट इफ, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल, कि जैसे सपोज आपके पास यहाँ पर कुछ कंट्री हैं, ओके। सो नाउ लेट मी क्रिएट द कंट्री। सपोज आपके पास यहाँ से कुछ कंट्री की लिस्ट है, ओके। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ कंट्री डुप्लीकेट क्रिएट कर देता हूँ, ओके, लाइक दिस वे, कुछ ऐसे डेटा है आपके पास, ओके। अब मुझे यहाँ पर रिमार्क्स में ये प्रिंट करके देना है मैनेजमेंट को कि यहाँ पर कौन सी कंट्री एक बार आ रही है, कौन सी कंट्री मल्टीपल टाइम्स आ रही है, मतलब यूनिक और डुप्लीकेट, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर अगर इसको मैं आपको टुकड़ों में समझाऊं, स्मॉल पीसेस में, तो अगर मैं यहाँ पे काउंट लगाता हूँ, काउंट इफ, तो अगर मैं इस पूरी रेंज में इंडिया को काउंट करता हूँ तो ये देखो कितने बार है, 3 बार आ रहा है पूरी रेंज में। इसको डाउन फिल करो, सो नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। करेक्ट? इज इट क्लियर? हाँ सर।